इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस। अब क्लाइमेट फाइनेंस के डिस्कशन से पहले हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, जिनकी हेल्प से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पे वो और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाइमेट फाइनेंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाइमेट फाइनेंस, या वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन द टर्म क्लाइमेट फाइनेंस। दूसरा क्वेश्चन है, वाई is there a need for climate finance? Why there is a need for climate finance? और तीसरा क्वेश्चन है, what is the issue on climate financing? What is the issue on climate financing between developing and developed nations? Between developing and developed nations. अब क्लाइमेट फाइनेंस के इस डिस्कशन में हम इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात आएगी क्लाइमेट फाइनेंस की कि क्लाइमेट फाइनेंस है क्या। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। जो टर्म है ये क्लाइमेट फाइनेंस, ये टर्म किसके लिए यूज होती है? ये टर्म यूज होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, दोज रिसोर्सेज विच सपोर्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, दोज रिसोर्सेज विच सपोर्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। जो रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन को सपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। अब जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये पब्लिक सोर्सेज से भी आ सकता है, प्राइवेट सोर्सेज से भी आ सकता है और अल्टरनेटिव सोर्सेज से भी आ सकता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्लाइमेट फाइनेंस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो देखो जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो ग्रांट्स भी हो सकती हैं, लोन्स भी हो सकते हैं, उससे अलग फिर आपके सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी इस कैटेगरी में आएंगे। फिर आपके पास जो रिसोर्सेज आए कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन टैक्स से, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन टैक्स से जो आपके पास रिसोर्सेज आए वो भी क्लाइमेट फाइनेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस? व्हाई देयर इज ए नीड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एंड दैट टू स्पेशली बाय डेवलपिंग कंट्रीज। देखो हम नीड डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, उससे पहले ये समझो कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल हैं टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली तीन नीड हैं। देखो जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे नीड द क्लाइमेट फाइनेंस। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज आर अमोंग द मोस्ट वल्नरेबल, आर अमोंग द मोस्ट वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि उनकी जो इकोनॉमीज हैं दे आर heavily dependent on activities like agriculture, and this sector, agriculture, is particularly sensitive to climate change. So that's why economically developed countries need the climate finance to adapt themselves to the effects of climate change. अब दूसरा रीजन ये है कि डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट वल्नरेबल, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है क्यूमुलेटिव इमिशंस में, क्यूमुलेटिव इमिशंस में, दैट इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। और तीसरा रीज़न ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की अपनी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अपनी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, और इनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं, दिस डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज reduces their ability, reduces their ability
टू टेक क्लाइमेट एक्शंस देमसेल्व्स। इसीलिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, व्हाट इज द इशू ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग between developing and developed nations, between developing and developed nations। देखो, जो की इशू है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच में फाइनेंस नेगोशिएशंस को लेके, वो है एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीब्यूटर बेस, एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीब्यूटर बेस, कंट्रीब्यूटर बेस। कंट्रीब्यूटर बेस से मतलब है कि क्लाइमेट फाइनेंस में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, क्लाइमेट फाइनेंस को रेज करने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा। अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994, अभी तक जो ऑब्लिगेशन था क्लाइमेट फाइनेंस का वो किसके ऊपर था, वो था डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, वो था डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। बट अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आर्गू कर रही हैं कि जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, यानी कि जो क्लाइमेट फाइनेंस अब चाहिए आज की डेट में, जो क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए या जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, दैट इज मच हायर देन द 1990s। यानी कि 1990s के कंपैरिजन में, जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो मल्टीलेटरल ट्रीटी जो अडॉप्ट की थी, उसके कंपैरिजन में आज जो स्केल है क्लाइमेट फाइनेंस का, दैट इज मच हायर देन द 1990s। देयरफॉर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी क्या है, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी क्या है, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस में। ये आर्गुमेंट है किसका, डेवलप्ड कंट्रीज का। अब डेवलप्ड कंट्रीज इसके लिए एक सजेशंस भी दे रही हैं। उनका सजेशन ये है कि जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम 52,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है, लाइक यूएई, कतार और सिंगापुर, जो कि ओरिजिनल लिस्ट का पार्ट नहीं है, वो उनको भी क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और उनको भी जो एक कंट्रीब्यूटर बेस है इसमें शामिल होना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज इस आइडिया को रिजेक्ट कर रही है। तो यही की इशू है, क्लाइमेट फाइनेंस की जो नेगोशिएशन है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो चाहती हैं कि उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो पहले के मुकाबले जो स्केल है क्लाइमेट फाइनेंस का वो अब बहुत ज़्यादा है। सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखो, या क्लाइमेट फाइनेंस टर्म भी आपको न्यूज़पेपर में अपीयर हो, तो ये जो तीनों क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए आपके माइंड में फ्लैश होने चाहिए विद आंसर्स कि ये है क्या। सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।